दोपहर 1 बजे का वक्त है। हर रोज की तरह वक्त होता है महारो राजस्थान का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत जयपुर की बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। एक चिट्ठी मोदी के नाम पोस्ट कार्ड का विमोचन किया है। नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम को लेकर सीएम ने खुशी जताई है। शक्ति वंदन भारत के स्वयं का अभिनंदन, आपके नेतृत्व में सफल, ये लिखा है। और आपको बता दें कि राजस्थान से 50,000 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भेजे जा रहे हैं। तो एक अभूतपूर्व मुहिम की शुरुआत यहां पर की गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से। जयपुर से इस खबर को आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। एक चिट्ठी मोदी के नाम पोस्ट कार्ड का विमोचन किया गया। नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम को लेकर सीएम ने खुशी जताई है। शक्ति वंदन भारत के स्वयं का अभिनंदन, आपके नेतृत्व में सफल, ये मंत्र लिखा है। ये बात लिखी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और राजस्थान से 50,000 पोस्ट कार्ड्स अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भेजे जा रहे हैं। तो अपने हाथों से पोस्ट कार्ड लिखते हुए आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। और ये पोस्ट कार्ड बेहद खास, जो कि ये चिट्ठी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखी है। एक चिट्ठी मोदी के नाम पोस्ट कार्ड का विमोचन किया गया। नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम को लेकर सीएम की तरफ से खुशी जताई गई है। और शक्ति वंदन भारत के स्वयं का अभिनंदन, आपके नेतृत्व में सफल, ये अपनी कलम से इस पोस्ट कार्ड में, इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने शब्दों को, अपने उद्गार को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह खत लिखा है। इधर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इसमें कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। एक तरफ जहां प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगड़ी और संतोष अहलावत को पार्टी में महामंत्री बनाया गया है, तो दूसरी तरफ पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को पहली बार बीजेपी में उपाध्यक्ष बनाकर बड़ी एंट्री दी गई है। नई कार्यकारिणी में 10 प्रदेश उपाध्यक्ष, 5 प्रदेश महामंत्री, 13 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। नारायण पंचारिया, बालकनाथ, चुन्नीलाल गरासिया, मुकेश दाधीच, सरदार अजयपाल सिंह, प्रभुलाल सैनी, सीआर चौधरी, मोतीलाल मीणा, ज्योति मिर्धा, नाहर सिंह जोधा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दामोदर अग्रवाल, श्रवण सिंह बगड़ी, जितेंद्र गोठवाल, संतोष अहलावत, ओम प्रकाश भड़ाना को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। विजेंद्र पूनिया, वासुदेव चावला, भूपेंद्र सैनी, पिंकेश पोरवाल, मिथिलेश गौतम, आईदान भाटी, अनीता कटारा, महेंद्र कुमावत, अनंतराम बिश्नोई, सामलाराम देवासी, अनुसुईया गोस्वामी, अजीत मांडन, स्टेफी चौहान प्रदेश मंत्री बने हैं। पंकज गुप्ता को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया और अनिल सिसोदिया को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो संगठन में ये एक तरह से कहें कि नई जिम्मेदारी सौंपी गई है बीजेपी राजस्थान इकाई की तरफ से। राजस्थान बीजेपी की नई टीम बनकर तैयार हो चुकी है। 10 प्रदेश उपाध्यक्ष इसमें बनाए गए हैं, 5 प्रदेश महामंत्री, इनके नाम आप ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके देख रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री की मिली है। 10 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो एक तरह से कहें 13 प्रदेश मंत्रियों को भी यहां पर जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश मंत्री के तौर पर। और सीपी जोशी की प्रदेश अध्यक्ष ये नई टीम बनकर तैयार हो चुकी है। तो बीजेपी प्रदेश की, यानी बीजेपी प्रदेश इकाई की जो नई कार्यकारिणी बनी है, इसमें अगर हम देखें तो ज्योति मिर्धा समेत 11 नए चेहरे शामिल हुए हैं, जिनको प्रदेश टीम में लिया। उनके लोकसभा टिकट पर अब संशय एक तरह से माना जा रहा है कि दिखाई दे रहा है। नागौर से ज्योति मिर्धा और सीआर चौधरी को टीम में जगह मिली है। ज्योति मिर्धा और सीआर चौधरी दोनों टिकट के प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे, या बताए जा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। श्रवण सिंह बागड़ी को उपाध्यक्ष से महामंत्री पद पर प्रमोट कर दिया है। बाबा बालकनाथ को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। ओम प्रकाश भड़ाना को ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष से प्रमोट कर बनाया है प्रदेश महामंत्री। नागौर की युवा दलित नेता स्टेफी चौहान प्रदेश मंत्री बन गई है। मिथिलेश गौतम एबीवीपी की राजनीति से अब प्रदेश की टीम में मंत्री बने हैं।
अगली खबर का रुख करते हैं। ये दौसा से खबर है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज दौसा के कलेक्ट्रेट चौराहे पर कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। पिछले 5 साल में योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा संगठन सेतु का काम कर रहा था, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय आती हैं और चुनाव लड़कर 5 साल के लिए गायब हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 25 और देश में 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। तैयारियां पूरी है और भाजपा सिर्फ चुनाव में ही नहीं है, अनवरत 5 वर्षों तक कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करती है, सेवा के काम करती है, रचनात्मक काम करती है। 5 वर्षों तक जनता के बीच में रहती है। चुनाव में तो वो पॉलिटिकल पार्टियां आती है जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आती है, फिर वापस 5 साल गायब हो जाती है। इसलिए भाजपा की अपनी तैयारियां पूरी है और देश और प्रदेश की जनता ने भी तय कर लिया है। देश में 400 पर और राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाकर मोदी जी के कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ डकोसली किए और झूठे वादे किए। इनको सहन नहीं हो रहा है कि यमुना जल समझौता कैसे हो गया, ईआरसीपी का 45,000 करोड़ का बजट और इतना आवंटन और किस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया में आ गया। तो इन्होंने सिर्फ नारेबाजी दिए, सिर्फ इस प्रकार के काम किए, लेकिन भाजपा काम कर रही है, तो इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार 4 लाख जरूरतमंद दिव्यांग और बुजुर्गों के घर पर राशन पहुंचाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन परिवारों में दिव्यांग और बुजुर्ग सदस्यों के अलावा 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई सदस्य नहीं होने के कारण राशन डिपो पर जाना मुश्किल है, उन्हें घर जाकर उचित मूल्य का गेहूं और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे में 4 लाख अब लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। जनहित में ये नवाचार श्री गंगानगर समेत प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा। कि जो दिव्यांग है उसमें उनको घर पे जाकर राशन देना, उसके लिए एक किट भी तैयार की गई है और उसमें लगभग 4 लाख परिवार ऐसे हैं जो राजस्थान में हैं जिनको घर में जाकर राशन डीलर जाकर उनमें वो 5 किलो दे जाए या जितने परिवार के सदस्य हैं उस हिसाब से उसको घर पे जाकर देगा। ये हमने एक नवाचार का प्रयास किया, उसका अभी पूरा किया और ये शुरू अगले महीने। दौसा लोकसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के टिकट मांगने की चर्चा हो रही है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि टिकट किसे दिया जाए ये तो तय करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है और बोर्ड जिसे भी टिकट देगा उसे जिताने के लिए काम किया जाएगा। तो लगातार गहमा गहमी और एक तरह से कहें कि टिकटार्थियों की कवायद चल रही है और दौसा लोकसभा सीट पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के टिकट मांगने की चर्चा हो रही है। इस बीच जब किरोड़ीलाल मीणा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टिकट किसे दिया जाना है ये तय करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है और बोर्ड जिसे भी टिकट देगा उसे जिताने के लिए काम किया जाएगा। साल से अपना नौकरी छोड़कर बीजेपी में सेवा दे रहे हैं और आपातकाल में भूमिगत होकर काम किया था। संघ की जो भी गतिविधियां था उसमें सहयोग रहे थे। मैं मना करता आया था, लेकिन उनका मन कर रहा है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो वो भी अपना दौसा संसदीय क्षेत्र से टिकट मांग रहे। टिकट मांगने का अधिकार सबका है, पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। धौलपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचनी है। कांग्रेस की यात्रा में कई नेता धौलपुर पहुंचे हैं। रोड शो के बाद 2.5 किलोमीटर का पैदल मार्च निकलेगा। धौलपुर में पैदल रोड शो के बाद ये यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश करेगी। न्याय यात्रा करीब 2 बजे हेलीकॉप्टर से धौलपुर पुलिस लाइन में आपको बता दें कि राहुल गांधी आएंगे और फिर उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज धौलपुर से आगे बढ़ने वाली है। कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने के लिए कई नेता धौलपुर पहुंचे हैं। रोड शो के बाद 2.5 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला जाएगा और धौलपुर में ये पैदल रोड शो के बाद यात्रा, क्योंकि मध्य प्रदेश से सटी हुई सीमा है, मध्य प्रदेश के मुरैना में ये यात्रा न्याय यात्रा प्रवेश कर जाएगी। करीब 2 बजे
जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर से धौलपुर पुलिस लाइन उतरेंगे राहुल गांधी। जैसलमेर की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर भारत पाक बॉर्डर के पास एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया है। धनाना गांव के पास घूमते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है। संदिग्ध से बीएसएफ के अधिकारियों ने पूछताछ की है। मानसिक रूप से यह व्यक्ति कमजोर बताया जा रहा है। गुजरात का यह संदिग्ध व्यक्ति बताया जा रहा है रहने वाला। बीएसएफ ने संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया है। संदिग्ध व्यक्ति से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। व्यक्ति के पास वैसे कोई संदिग्ध सामान तो नहीं मिला है। सावलदान रत्नू हमारे जैसलमेर संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, किस तरह से इस व्यक्ति को पकड़ा गया? देखिए, भारत पाक सीमा के पास धनाना गांव के पास बीएसएफ की पोस्ट है। वहां ये व्यक्ति है संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था, जहां बीएसएफ के जवानों ने इसे दबोचा और पूछताछ की। संभवतः पहली बार देखा जाए तो ये व्यक्ति मानसिक रोगी बताया जा रहा है, जिसे पूछताछ की, फिर सम थाना पुलिस को इसको सुपुर्द किया। लगातार सुरक्षा एजेंसियों की निगाह इसके ऊपर है। लगातार सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ शुरू कर दी। जी रविंदर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद सावलदान आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सावलदान ने इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही हमें जानकारी दी कि फिलहाल अब बीएसएफ ने इसको पकड़ा संदिग्ध हालातों में, जब ये बॉर्डर पर घूम रहा था, बॉर्डर इलाकों में घूम रहा था। पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस अपनी तरफ से पूछताछ कर रही है। दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां भी इस व्यक्ति से पूछताछ करेगी। शुरुआत में ये कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर ये व्यक्ति बीमार है और इसी लिहाज से अब सुरक्षा एजेंसियां इस व्यक्ति से पूछताछ करके पता लगाएंगी कि आखिर माजरा क्या है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। छात्रा ने घर पर फांसी लगा ली है। दरअसल जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में छात्रा की शव को रखा गया है क्योंकि मृत्यु हो गई है। छात्रा के परिजनों का अब आरोप यह है कि एक दिन पहले ही कॉलेज की सहेलियों में कुछ झगड़ा हुआ था। क्लॉक टावर थाना इलाके का यह मामला है। तो अजमेर की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर एक छात्रा ने घर पर ही फांसी का फंदा लगाया और उसकी फांसी का फंदा लगाने से मौत हो गई है। छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। परिजनों का यह कहना है कि एक दिन पहले कॉलेज की सहेलियों से झगड़ा हुआ था। अशोक सिंह भाटी हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़े हैं। तो अशोक, अभी पुलिस ने जांच शुरू की, तो क्या कुछ अभी सामने आ रहा है? जैसा आरोप परिवार वालों का है, उसको लेकर उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, परिवार वालों का आरोप है कि एक दिन पहले ही जो लड़की है भावना, उसका अपनी सहेलियों से झगड़ा हुआ था और वो घर पे आई थी जब उसने मोबाइल भी अपना तोड़ दिया था। और ये झगड़ा क्यों हुआ है, इसे लेकर अभी तक जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल जो है पुलिस पोस्टमार्टम प्रक्रिया में जुटी है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर इस मामले में परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी, क्या ऐसा कारण रहा जिससे कि उसने फांसी का फंदा लगाने को मजबूर हो गई। और इससे पहले जो है एक दिन पहले अगर सहेलियों से झगड़ा हुआ है तो वो किस वजह से हुआ, तो सहेलियों से भी इस मामले में बातचीत की जानी है। मोबाइल उसने जो तोड़ा है उसके अंदर क्या था क्या नहीं था, इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है क्लॉक टावर थाना पुलिस जो अपनी जांच में जुटी है। जो चौकी प्रभारी है राम बाबू, वो इस मामले में अभी गहनता से पड़ताल करेंगे। फिलहाल पोस्टमार्टम प्रक्रिया को पूर्ण कर इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जाना है। जी अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। कोटा की खबर बताते हैं आपको, जहां पर नानता इलाके में एक पैंथर का रेस्क्यू करने का प्रयास अभी भी जारी है, लेकिन 2 दिन बाद भी पैंथर जंगल से आबादी क्षेत्र में फिर से नहीं लौटा है। क्रशर जोन में वन विभाग की टीम ने डेरा डाला हुआ है। वन विभाग की टीम ने पैंथर के पैरों के निशान की वीडियोग्राफी की और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिए थे। टीम ने स्थानीय लोगों को पैंथर से बचने के लिए जागरूक रहने की अपील भी की है। तो ये मूवमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है पैंथर का, और लगातार अब इस पैंथर को रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। ये कोटा के नानता इलाके में पैंथर का रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पगमार्क उसके मिले हैं और उसी लिहाज से उसको ढूंढने की तलाश करने की कोशिश यहां वन विभाग की टीम की तरफ से की जा रही है। टोंक जिले के नासरदा पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। गश्त के दौरान थावला से रामथला रोड पर पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर चालक और ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह खबर करौली से, जहां पुलिस ने एक वैन में तस्करी करके ले जाई जा रही है अलग अलग ब्रांड्स की अवैध शराब को जब्त किया और पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही वैन को जब्त कर तस्कर को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। हालांकि कार ड्राइवर मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक गश्त के समय सूचना मिली कि एक इको वैन में अवैध शराब भरी हुई है और बस स्टैंड और गुलाब बाग तिराहे के बीच में खड़ी है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इधर जैसलमेर में रेगिस्तान की गर्मी और हवा को ऊर्जा में बदलने के लिए कई निजी कंपनियों के प्लांट यहां पर लग चुके हैं और अभी भी लगातार लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा निजी कंपनी को हजारों बीघा जमीन भी यहां मुहैया करवाई गई है, जहां उनके संयंत्र लगाए जा रहे हैं। वहीं यहां कंपनियों के द्वारा बड़े पैमाने पर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके चलते मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। निजी कंपनियों को राज्य वृक्ष खेजड़ी समेत अन्य कई दुर्लभ वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिसको लेकर पर्यावरण प्रेमी काफी रोष में है। पूर्ण जैसलमेर के लिए, पर्यावरण के लिए और बीकानेर में अभी इसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी हुई है और कुछ गणना होकर के उसको पाबंद भी किया गया। लेकिन यहाँ जैसलमेर में न तो प्रशासन उसके ऊपर कोई गिनती करवा रहा है, न उसकी कोई देखभाल कर रहा है। चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वन विभाग हो, सब अपनी मौन धारण करके कंपनियों को शरण दे रहे हैं और हजारों राज्य वृक्ष खेजड़ियों को काटा जा रहा है। हमारी एक ही मांग है, इनको खेजड़ियों को आप गिनती करके उसको सुरक्षित किया जाए। अगर नहीं किया गया तो हम चिपको आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे सामने, आंखों के सामने हमारी इस पर्यावरण को, राज्य वृक्ष खेजड़ी तुलसी को हम आंखों के सामने नष्ट होते नहीं देख सकते हैं। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां पर एक पति और पत्नी का झगड़ा घर से कोर्ट, कोर्ट से सड़क पर आ गया। इस दौरान पति और पत्नी के परिजन एक दूसरे से उलझ बैठे और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि थाने से महज 50 मीटर दूरी पर यह घटना हुई है। यहां 15 मिनट तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान जमकर लाठी और कुर्सियों से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया, लेकिन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। झगड़े के बाद लालचंद मीणा की तरफ से अपनी पत्नी और उसके परिजनों के खिलाफ मानटाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। माउंट आबू की राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय अपनी शानदार चिकित्सा पद्धति के लिए जाना जाता है। यहां 11 मार्च को माउंट आबू में पंचकर्म कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जो राज्य स्तर का है, जिसमें इलाज कराने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माउंट आबू की इस चिकित्सालय से इस पद्धति को और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर विचार विमर्श होगा। राज्य सरकार हमेशा आयुर्वेद के प्रति उत्साहित रूप से सहयोग कर रही है। इसी के संदर्भ में नए जो पंचकर्म सेंटर खुले हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, उनमें क्या क्या नया नवाचार किया जा सकता है, उसी के संदर्भ में 11 मार्च 2024 को राज्य स्तरीय पंचकर्म की संगोष्ठी होने वाली है। इसमें राज्य स्तरीय के सभी प्रभारी जो पंचकर्म पे उपस्थिति दे रहे हैं वो आने वाले हैं और उसमें इसी विषय पे अपन चर्चा करते हैं कि लोगों की संख्याओं को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या नवाचार किए जा सकते हैं। अलवर में एक सरकारी स्कूल में लेक्चरर ने अपने घर में सुसाइड कर लिया और उसने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दी है। आरोप यह है कि लेक्चरर को उसके ससुराल वालों की तरफ से परेशान किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने जान दे दी। मृतक ने भाई ने बताया है कि उसके भाई सरकारी स्कूल में लेक्चरर के पद पर पोस्टेड थे। उनके ससुराल वाले लगातार पैसे की डिमांड करते और पैसे लेकर वापस नहीं लौटाते थे। ससुराल पक्ष और पत्नी पिछले 6 सालों से परेशान कर रहे थे, आए दिन पैसे की डिमांड किया करते थे। पत्नी भी ससुराल पक्ष की तरफ में ही रहती थी, उन्हीं की साइड लेती थी, जिससे तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये मेरे भाई ने कल शाम को सुसाइड कर लिया था। वो परिवार के फैमिली की तरफ से परेशान था। अपने सास ससुर और साला इसको प्रताड़ित करते थे, पैसे मांगते थे। अपनी वाइफ से बहुत परेशान था। काफी टाइम से इनमें घरेलू लड़ाइयाँ चल रही थी, विवाद चल रहा था इनमें आपस में, तो उसको मानसिक प्रताड़ना देते थे और उसको इस चीज के लिए उकसाया कि उसने ये गलत कदम उठाया। क्या करते थे ये लेक्चरर थे बहादुरपुर में, स्कूल में गणित के लेक्चरर थे। खैरथल में एक घर में खाना बनाते वक्त एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर की वजह से
ब्लास्ट के बाद घर में रखे पटाखे के स्टॉक ने आग पकड़ ली और तेज धमाके हुए, इससे घर की छत उड़ गई। बताया जा रहा है कि मकान मालिक पटाखे बेचने का काम करते हैं। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। इनमें एक बुजुर्ग को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। मामला वार्ड नंबर 22 की जसूरिया कॉलोनी का है। पुलिस के मुताबिक रोहिताश भड़बूजा के मकान में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के 30 मिनट बाद पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। ब्रेकिंग न्यूज दौसा से आ रही है, जहां पर एक जीप और बोलेरो गाड़ी में टक्कर हो गई है। सड़क हादसे में जीप चालक की जान चली गई है। पापड़दा थाना क्षेत्र के सराय गांव की ये घटना है, जहां ये सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कुछ बाकी यात्री भी घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर दौसा से आपको बता रहे हैं, 2 वाहनों की, एक जीप और एक दूसरी बोलेरो गाड़ी, जिनके बीच टक्कर हुई है। इस भिड़ंत में, इस सड़क हादसे में जीप चालक की मौत हो गई है। पापड़दा थाना क्षेत्र के सराय गांव में ये सड़क दुर्घटना हुई है। हादसे में कुछ बाकी यात्रियों के भी घायल होने की खबर बताई जा रही है। राजसमंद से खबर है, जहां पर आमेट में करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई। हादसे में एक महिला 4 साल का बच्चा बुरी तरह से झुलस गए। जानकारी के अनुसार यह परिवार 11,000 केवी करंट लाइन की चपेट में आ गया, जिससे हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि विद्युत लाइन टूटकर बाइक पर गिर गई। हादसे में दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना गोवल विद्यालय के पास हुई। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर गोलूवाला में एक दलित मजदूर और उसके भाई की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में गोलूवाला थाने में पीड़ित राजू ने गांव के धर्मवीर और बलराम के खिलाफ अपने साथ और अपने भाई के साथ मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। वीडियो में एक आरोपी रात के वक्त दोनों से मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों में रुपयों को लेकर विवाद था, जिसको लेकर झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान शोर शराबा सुनकर आसपास के लोगों ने दोनों भाइयों को छुड़वाया। इस संबंध में गोलूवाला पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।